आज की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक बेजोड़ कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो मुंबई में घटित हुई थी। और इसे सुनने के बाद आपके मन में पुलिस वालों के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा। यह कहानी 25 अगस्त 2022 की है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप सब जानते हैं आजकल हर कोई, खासकर नए उम्र के लड़के लड़कियां, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की एक लड़की की मुलाकात 21 साल के एक नौजवान से होती है। ये लड़की जो है वो मुंबई की ही रहने वाली है और ये जो नौजवान है वो भी मुंबई का रहने वाला है। बांद्रा ईस्ट में उसका घर है और इस नौजवान के साथ लड़की की सोशल मीडिया में मुलाकात होती है। थोड़ी बहुत बातचीत चैटिंग होती है और फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो एक स्कूल जाने वाली 15 साल की लड़की 21 साल के नौजवान संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद दोनों जो है एक दूसरे से बहुत बार बार मिलने लगते हैं और इन दोनों को मिलने के लिए मुंबई में संतोष का ही एक दोस्त है जिसका नाम है विशाल अम्बिवने। दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। जुहू में विशाल का घर है और उस घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौड़ के साथ आता है और दोनों वहां पर अच्छा वक्त गुजारते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक रोज लड़की के घर वालों की नजर संतोष पर पड़ती है, जो उनकी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। ये देखते ही परिवार के जो लोग हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी छोटी सी बेटी, जो स्कूल जाने वाली लड़की है, उसे इस लड़के ने बहका दिया है और बहला फुसलाकर अपने साथ घुमा रहा है। तो इस बात पर लड़की के घर वाले बहुत खफा हो जाते हैं और वो लड़के की अच्छी तरफ पिटाई करते हैं और उसे बहुत जलील भी करते हैं। वो भी गर्लफ्रेंड के घर वाले कर दें तो उस लड़के को बड़ी तकलीफ होती है और वो खून का घूंट पीकर रह जाता है और इसी के साथ वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे इस अपमान का बदला ले। दिमाग वो चला रहा था और दिमाग चलाते चलाते वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार और गुजारिश करता है कि प्लीज एक बार मुझसे आखिरी बार मिल लो। तुम्हारे घर वालों ने तो खैर पाबंदी लगा दी है, मेरे साथ मारपीट भी उन्होंने की, लेकिन इससे पहले कि हम अलग हो जाएं, हमारा प्रॉपरली ब्रेकअप हो, एक बार प्लीज मुझसे आखिरी बार मिल लो। लड़की रिलक्टेंट है, मिलना नहीं चाहती है, लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है, दबाव बनाता है कि नहीं एक बार मिल लो प्लीज, तो लड़की जो है वो कहती है ठीक है मैं आती हूं, लेकिन यह आखिरी बार मिलूंगी क्योंकि मैं अपने फैमिली वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे क्योंकि बेटी 25 अगस्त को स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। लड़की सुबह अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम होने के बाद भी घर नहीं लौट पाई। तब घबराए माता पिता ने आसपास के इलाके में तलाशी भी ली, लेकिन कुछ पता न चला। घर वाले परेशान थे। तब उन्होंने पुलिस को लड़की के लापता होने की सूचना दी। उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था, क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद एक सूटकेस पर परेरा नगर में लोगों की नजर पड़ी। वो सूटकेस जिस तरह से एक जंगली जगह पर रखा हुआ था, उसे देखकर ही लग रहा था कि शायद इसके पीछे कोई साजिश है और सूटकेस में कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल नहीं है ऐसे लोगों के मन में। उस सूटकेस को देखते ही ख्याल आया हो सकता है कि कुछ खून के धब्बे या कतरे भी लोगों को उसमें नजर आए हों। तो लोगों ने नायगांव रेलवे पुलिस को फोन किया और जब पुलिस मौके पर पहुंची, नायगांव रेलवे पुलिस ने तुरंत अंधेरी पुलिस को कॉल करके सूचना दी। फिर अंधेरी पुलिस ने सूटकेस के अंदर पड़ी स्कूल ड्रेस और तौलिया अपने कब्जे में लिया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और स्कूल ड्रेस की जांच करके पुलिस ने स्कूल के बारे में पता लगा लिया। 25 तारीख को जिस घर वालों ने अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, उनको पुलिस ने इन्फॉर्म किया और कहा कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप एक बार आइए और पहचानने की कोशिश कीजिए, कहीं आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। तो घर वाले भी कलेजे पर पत्थर रखकर पुलिस के पास पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस गए और वहां उन्होंने देखा कि वाकई यह उन्हीं की 15 साल की बेटी की लाश थी, जो एक रोज पहले स्कूल के लिए निकली थी। घर वाले बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, रोने पिटने लगे, बहुत दुख में डूब गए।
पुलिस ने उनको सांत्वना दी और फिर पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है, बेटी तो आपकी वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप प्लीज बताइए कि आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की होगी, कोई दुश्मनी आपकी किसी से। जैसे ही पुलिस ने यह सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत ही जवाब दिया कि हाँ, एक लड़का था जो उनकी बेटी को परेशान करता था और उन्हें पूरा यकीन है, शक तो नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी लड़के ने उनकी बेटी की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ रोज पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था, उसको वार्न किया था, साथ में उसे चेतावनी भी दी थी कि कभी हमारी बेटी से दोबारा न मिलना। तो हो सकता है कि उस लड़के ने यह हत्या की हो और उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। अब पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और ज्यादा जानकारी पता करने की कोशिश की। तो ये जो लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने ही संतोष का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया और घर का एड्रेस वगैरह दिया। पुलिस ने घर के एड्रेस पर भी टीम भेजी, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था। मोबाइल नंबर जो पुलिस को मिला था वो मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ था। तो जाहिर है जो सस्पेक्ट हैं वो बचने के लिए अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ रखेगा। पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मोबाइल स्विच ऑफ है, तो अब वो संतोष को कैसे पकड़ें और कैसे उस तक पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुंबई पुलिस के सामने था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का तौर तरीका होता है और पुलिस जिस तरह से किसी भी मामले की जांच आगे बढ़ाती है, पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया ताकि अगर वो मोबाइल किसी भी टाइम में किसी भी जगह पर स्विच ऑन हो तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाए। पुलिस के इस एफर्ट का बहुत जल्दी नतीजा सामने आया। 27 अगस्त को पुलिस ने यह देखा कि मोबाइल जो है वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल स्विच ऑन हुआ है, तो पुलिस ने फौरन ये पता करने की कोशिश की कि वो मोबाइल फोन किस जगह स्विच ऑन हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से और तमाम जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उससे पता किया कि भाई मोबाइल कहाँ पर स्विच ऑन हुआ है, तो उनको पता चला कि फोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद में किस जगह है उसके टावर की लोकेशन पुलिस ने पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को ये पता चला कि अहमदाबाद में बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर जो टावर है उस टावर के साथ ये मोबाइल फोन कनेक्टेड हुआ था सिर्फ 10 सेकंड के लिए और फिर स्विच ऑफ हो गया। और जब ये फोन स्विच ऑन हुआ वो टाइम था सुबह के वक्त 5:20। अब पुलिस को यह लगने लगा कि हो सकता है कि यह जो संतोष मकवाना है जिस पर कत्ल का इल्जाम है और उसका साथी विशाल वो भी फरार है। तो ये जो दोनों लड़के हैं ये हो सकता है कि ट्रेन से बैठकर मुंबई से चले गए हों और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की टीम ने अहमदाबाद टीम से कांटेक्ट किया, गुजरात पुलिस से कांटेक्ट किया मुंबई की टीम ने, और रेलवे स्टेशन के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वो रेलवे स्टेशन के गेट्स पर लगे कैमरे थे। फिर आसपास के लॉज होटल रास्तों पर उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फोटोज पुलिस ने स्कैन करने की शुरुआत की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और थोड़ी निराशा भी शायद हो कि बड़ी मशक्कत करने के बावजूद पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये लड़के नजर नहीं आए। न तो वो ट्रेन से उतरते हुए दिखे, न कहीं बाहर जाते हुए दिखे, न किसी लॉज में, न रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी वो लड़के नजर नहीं आए किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। अब पुलिस के लिए ये चैलेंज और बड़ा हो गया क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये लोग गुजरात गए तो फिर गुजरात में गायब कहाँ हो गए। तो खैर पुलिस अपना दिमाग लगा रही थी और इसी कड़ी में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची इन्वेस्टिगेट करते करते कि वसई से एक ट्रेन जो है वो राजस्थान की तरफ जाती है और वो अहमदाबाद गुजरात होते हुए जाती है और वो ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से चलती है। और ये जो दोनों लड़के हैं ये बहुत मुमकिन है कि उसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात राजस्थान की ओर गए हैं, क्योंकि सुबह जब ये मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ 10 सेकंड के लिए और फिर स्विच ऑफ हो गया, वो उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था। अब पुलिस को ये बात समझ में आने लगी, वो दोनों लड़के प्लेटफॉर्म पर नहीं थे बल्कि ट्रेन में ही बैठे थे।
वो ट्रेन जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की तरफ जा रही थी। और ये ट्रेन कुछ देर के लिए जब अहमदाबाद में रुकी थी इत्तफाक से, उसी वक्त इन लड़कों से वो मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हो गया था। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने पूरे रूट की स्कैनिंग करने की शुरुआत की। वसई से लेकर आगे गुजरात राजस्थान की तरफ जहां तक ट्रेन जाती है, इस पूरे रूट की स्कैनिंग करने की शुरुआत की और खासकर सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है पुलिस ने चेक करने की शुरुआत की। पुलिस ने यह जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक और अहम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिससे इस मामले की तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ी। पुलिस ने देखा कि ये दोनों लड़के वाकई कत्ल वाले दिन ही, यानी जिस रोज ये हत्या हुई थी, उसी दिन दोनों ट्रेन में चढ़ते हुए साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे थे। ट्रेन में जो इंजन है उसके जस्ट बाद वाले डब्बे में संतोष और विशाल छड़े थे और अब पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिल चुका था, जिसमें पुलिस को ये पता चल गया था कि कौन से नंबर की ट्रेन पे कब कहां से चलने वाली ट्रेन पर ये दोनों लड़के किस डब्बे में सवार हुए। पुलिस ने ये सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने रेलवे स्टेशन हैं उसके तमाम रेलवे स्टेशन के पुलिस से शेयर की और कहा कि आप लोग प्लीज सीसीटीवी फोटोज देखिए, चेक कीजिए कि इस एज ग्रुप का या इस तरह दिखने वाला कोई लड़का आपको नजर आता है या नहीं। तो अहमदाबाद मतलब गुजरात और राजस्थान की पुलिस, रेलवे पुलिस लगातार उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, खासकर वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करती रहीं। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद कोई फायदा वहां की पुलिस को नहीं मिल पाया और इन दोनों लड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। मुंबई पुलिस ने यह भी सोचा कि आखिर ये दोनों लड़के अहमदाबाद, गुजरात या राजस्थान की तरफ क्यों गए, किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल पर सोचा और पता किया तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो संतोष मकवाना है, जिस पर कत्ल का इल्जाम है, उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में एक गांव में रहती है। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो पुलिस को लगने लगा कि हो न हो ये दोनों लड़के जरूर पालनपुर में ट्रेन से नीचे उतरे होंगे। उसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे पुलिस से कांटेक्ट किया। मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, कहीं ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए आपको अगर दिखें तो हमें जरूर बताएं। जो वहां की रेलवे पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने की शुरुआत करती है, लेकिन वहां के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए नहीं दिखे। शायद सीसीटीवी कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो कि दोनों लड़के उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हों और वहां पुलिस को पता न चला हो। ये भी हो सकता था। मुंबई की एक टीम पुलिस जो है वो पालनपुर पहुंची और उन्होंने संतोष के दादी के घर दबिश दी और दादी से और घर के दूसरे लोगों से पूछताछ की, मगर दादी ने साफ साफ इनकार कर दिया और बल्कि ये भी पूछने लगी कि भाई ये क्या बात हो गई, हमें तो पता ही नहीं, संतोष यहां आया नहीं। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बातचीत करने के तौर तरीके से ये शक होने लगा कि शायद यह बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही है, अपने पोते को छिपाने के लिए और उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। लेकिन जब तक पोता अरेस्ट नहीं हो जाता या उनके घर में मिल नहीं जाता, तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और न ही जरूरत से ज्यादा सख्ती कर सकती थी, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि दादी सच बोल रही हो। तो खैर 3 या 4 दिन बाद जब पुलिस को लगा कि मामला थोड़ा सेटल्ड हो गया है, तो पुलिस ने फिर से उसके दादी के घर में दबिश दी और इस बार भी उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां पर न तो संतोष मिला और न ही उसका दोस्त विशाल, और उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे पता नहीं है संतोष कहाँ है। आप लोग पता नहीं क्यों यहां आकर हमें परेशान कर रहे हो। पुलिस को फिर से निराशा हाथ लगी थी। अब मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से अब लौटने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच इस मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट हुआ यह कि पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया और उस फोन करने वाले आदमी ने यह कहा कि 2 लड़के, वहीं 20 से 22 साल के,
उन्होंने पालनपुर में उस महिला के घर में देखे हैं जिस महिला के घर आपकी पुलिस टीम 2 बार छापेमारी करके लौट चुकी है। यह जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि भाई आप कौन हैं। पुलिस को शुरू में तो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उस आदमी ने अपनी पहचान बताई। वो एक ऐसा आदमी था जिसका संतोष की पालनपुर में रहने वाली जो दादी है उसके साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चला रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस को जिसने भी फोन किया वो आदमी संतोष की दादी का दुश्मन था। अब उसको लगा कि यही मौका है, संतोष की दादी के लिए भी थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और जो गुनहगार लड़के हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और उसने कुछ यही सोचकर पुलिस को खुफिया तरीके से फोन कर दिया। और जब इस बार पुलिस को फोन किया और पुलिस को बिल्कुल सटीक जानकारी मिली और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, तो पुलिस की टीम ने तीसरी बार संतोष के दादी के घर पालनपुर में दबिश दी और इस बार इत्तेफाक से संतोष और विशाल दोनों वहां पर मिल भी गए। संतोष और विशाल को पुलिस ने वहां पालनपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 34 दिन की मेहनत जरूर करनी पड़ी। हजारों किलोमीटर का सफर पुलिस को तय करना पड़ा। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तब दोनों ने कत्ल की बात कबूल की। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। संतोष ने लड़की को मिलने बुलाया। वो लड़की संतोष के बुलाने पर उससे मिलने जाती है। संतोष उसे अपने दोस्त विशाल का जुहू में घर है वहां लेकर जाता है, जहां पर वो पहले भी मिला करते थे। और यहां पर वो लड़की को समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, घर वालों ने तो चलो मना कर दिया लेकिन हम साथ तो रह ही सकते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। तो कुल मिलाकर लड़का इस लड़की को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। उसके मन में बदले की आग तो है, लेकिन वो चाहता है कि वो इस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू करें। लेकिन लड़की उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई के बाद इतनी घबरा जाती है कि वो तय कर लेती है कि अब वो संतोष के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती और वो सीधा कह देती है संतोष से कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, चाहे जो हो जाए। इस बात पर उस लड़की के साथ संतोष की बड़ी तेज कहासुनी होती है, लड़ाई होती है और संतोष शायद पहले से ही तैयार था कि कोई अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो क्या करेगा। और इसी तैयारी की बदौलत उसके पास एक चाकू भी था। उसने वो चाकू अपनी जेब से बाहर निकाला और ताबड़तोड़ अपनी गर्लफ्रेंड पर उसने वार करना शुरू कर दिया। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले कर रहा था, संतोष का जो दोस्त है विशाल वो भी वहां के बगल वाले कमरे में मौजूद था। जैसे विशाल ने चिल्लाने की आवाज सुनी वो भी कमरे से बाहर आया। बाहर आने के बाद विशाल ने उस लड़की को पकड़ लिया। संतोष ने उस लड़की की ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता रहा। तो कुल मिलाकर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। 15 साल की स्कूली बच्ची की हत्या। अब हत्या तो कर दी, ये भी दोनों कम उम्र के लड़के थे। इनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दिमाग जितना चला सकते थे उतना चलाया और उन्होंने सोचा कि अब कैसे बचें। तो बचने के लिए उनको जो तरीका समझ में आया, उनको लगा कि इस लड़की का ड्रेस चेंज कर देते हैं तो ये आइडेंटिफाई ना हो पाए। तो उन्होंने फिर लड़की की लाश के सारे कपड़े चेंज कर दिए। स्कूल ड्रेस पर आई थी वो लड़की, लेकिन स्कूल ड्रेस निकाल कर उतार कर अलग रख दिया और लड़की को विशाल के ही कपड़े पहना दिए। क्योंकि विशाल के घर में हत्या हुई थी तो उसी के कपड़े पहना दिए और पहनाने के बाद एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश भर दी। लेकिन बेवकूफ़ी कह लीजिए, पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े तो जरूर बदल दिए, लेकिन उस लड़की का स्कूल के कपड़े थे, वो सारे कपड़े उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए जिस सूटकेस में उन्होंने लड़की की लाश भरी। और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से पैक किया और पैक करके जुहू से निकले और फिर अंधेरी पहुंचे और अंधेरी से विरार की तरफ जो लोकल ट्रेन या लोकल ट्रेन की लाइन है जो गुजरती है उस तरफ जाने वाली एक लोकल ट्रेन में दोनों सवार हो गए। दोनों लड़के संतोष और विशाल और उनके साथ सूटकेस में बंद संतोष की गर्लफ्रेंड की लाश। इसके बाद ये दोनों लड़के मुंबई में विरार के रास्ते में एक जगह है नायागांव, वहां उतरे और नायागांव में उतरने के बाद वहां से और आगे गए।
एक और लोकेलिटी जिसका नाम है परेरा नगर। उस परेरा नगर में उनको एक जगह पर घने जंगल दिखाई पड़े और वो जगह जो है वो आबादी से थोड़ी दूरी पर थी और उसी जंगल में उन्होंने यह सूटकेस जो है फेंक दिया और सूटकेस फेंक देने के बाद ये दोनों लड़के वापस फिर से ट्रेन के सहारे जो है ट्रेन में ही बैठकर निकल गए। इस कहानी से हमें माता पिता की तकलीफ कितनी गहरी हो सकती है, अपनी बेटी को खोने का दर्द, उसे ढूंढने की चिंता और अंत में उसकी हत्या का सामना करना माता पिता के लिए बहुत ही कठिन और दुखदाई होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और उनके सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं। हमें अपने माता पिता के सुझावों और सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। संतोष ने जो कदम उठाया वह कानून और नैतिकता की दृष्टि से गलत था। गुस्सा और प्रतिशोध व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। संतोष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो कदम उठाया वह गलत और अमानवीय था। ऐसी स्थिति में शांत रहना और उचित कदम उठाना महत्वपूर्ण है। परिवार को बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए और उनके दोस्तों और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही बच्चों को भी अपने माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अजनबियों से जुड़ते समय सतर्क रहना चाहिए। यह मंच दोस्ती और रिश्तों को बनाने में मददगार हो सकता है, लेकिन इसके खतरों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।